नमस्कार। आज की क्लास न्यायपालिका की तीसरी कक्षा जो बहुत ही संक्षिप्त, सारगर्भित और परीक्षा के अनुकूल विकसित करने का एक प्रयास है, और ताकि आप सभी लोगों जो विद्यार्थी इसमें मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं उनको यह लाभ मिल सके, उसी दृष्टि से यह लेक्चर निष्पादित किया जाता है। मैं आज आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चर्चा करूंगा। इसके पहले हमने देखे होंगे तो न्यायपालिका के बारे में, यानी कि न्यायपालिका के अध्ययन में कैसे प्रवेश करेंगे, जो पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर हमने बताया था कि जिस तरीके से न्यायपालिका में कि जो एक सारगर्भित मापदंडों के भीतर किस तरीके से उनकी नियुक्ति में वरिष्ठता को, परंपरागत तरीके से चली आ रही वरिष्ठता को 1973 में एक परिवर्तन के साथ एक बदलाव लाया गया था, जिसमें वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ था। उसकी बाकायदा हमने चर्चा कर ली। देखिए, अभी हम इसका जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो देने का एक प्रयास कर रहे हैं। वैसे किताब में आप देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से ये फिर ये ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका जो एक क्लॉज एस्पेक्ट होता है, अध्ययन की जो एक निपुणता होती है, एक दक्षता जो होती है, जिससे एक समन्वय और सहयोगी रवैया जो अध्ययन से मजबूत होता है, उसकी दृष्टि से बात कर रहा हूँ। तो अभी स्वतंत्र जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा करना आज के लेक्चर का हिस्सा है। और स्वतंत्र न्यायपालिका के बड़े सारे लाभ होते हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका किन कारणों से स्वतंत्र न्यायपालिका कही जाएगी, यानी कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता को लेकर के क्या ऐसी बातें हैं संविधान में जो हम कहते हैं कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। और स्वतंत्र न्यायपालिका के फायदे क्या हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये भारतीय संविधान के भीतर तीन ऐसी संस्थाएं हैं, तीन ऐसे कह सकते हैं कि स्तंभ हैं, जो कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जहां एक दूसरे से अलग थलग न होकर के संलग्न हैं, वहीं पर न्यायपालिका को अलग किया गया है आर्टिकल 50 में। जब हम इसकी चर्चा डिटेल कर रहे होंगे तो आर्टिकल 50 का उल्लेख यहाँ पर करेंगे। फिलहाल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को बनाए रखना इसलिए ज़रूरी है, एक तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मूल अधिकार यानी नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा और संरक्षा का पूरा दायित्व न्यायपालिका पर है। संविधान की व्याख्या का पूरा दायित्व न्यायपालिका पर है। संविधान की संरक्षिका के तौर पर न्यायपालिका है। कुल मिलाकर अगर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, स्वतंत्र रहेगी तो बेहतरीन तरीके से निष्पक्ष रहेगी, यानी स्वतंत्रता और निष्पक्षता एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक का काम कर रहे हैं। ऐसे में न्यायपालिका को अलग रखना या न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना उसकी निष्पक्षता के लिए कहीं अधिक आवश्यक है। मैं यहाँ पर बात करूँगा बिना भय के, वैसे तो भय जैसी कोई चीज़ होती नहीं, भय के और पक्षपात के न्याय मिल सके लोगों को, एक नैसर्गिक न्याय की स्थापना हो सके, इसके लिए भी ज़रूरी है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए। आपको मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। न्यायाधीश स्थानांतरण के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट रूप से कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसका आधारभूत ढांचा है। जाहिर सी बात है कि अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचा है, यानी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा का तात्पर्य है कि संसद भी यहाँ पर लिमिटेड है, इसको संसद भी कानून से समाप्त नहीं कर सकती, जैसे मूल अधिकार मूल ढांचा है। इसी तरीके से जो स्वतंत्रता है न्यायपालिका की, वह एक मूल ढांचा है। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम करने के लिए, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं उन बातों को थोड़ा सिलसिलेवार आपको लिख करके बताना चाहूँगा कि सबसे पहला, अगर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ पर एक हेडिंग डालना चाहें तो की स्वतंत्रता अगर जाएं तो इसमें हम आपको आधा दर्जन तरीका बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि किन कारणों से यह और कहाँ कहाँ इसको स्वतंत्र रखा गया है। पहले कारण में देखेंगे तो न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी मैं यहाँ पर लिखूँ पृथक्करण, तो आप आर्टिकल 50 में पाएंगे। सबसे पहला जस्टिफिकेशन क्या है कि न्यायपालिका को आर्टिकल 50 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में आपने देखा होगा कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है
और स्वतंत्र कार्यपालिका का कोई नियंत्रण ना रहे, सरकार का कोई नियंत्रण न रहे, कार्यपालिका इट मीन्स मंत्रिपरिषद, उसका कोई नियंत्रण न रहे, इसको ध्यान में रख करके ताकि वह उसकी निष्पक्षता बरकरार रहे, आर्टिकल 50 में इसको अलग किया गया है। एक प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में आर्टिकल 50 का पहला योगदान है। दूसरी दृष्टि से देखेंगे, न्यायाधीशों की जो पद अवधि है उसकी संरक्षा, यानी कि न्यायाधीश के जो पद होते हैं उसकी संरक्षा। ऐसा देखे होंगे कि प्रसाद पर्यंत पद होते हैं ना, जैसे राज्यपाल का पद है, इस तरह कुछ पद आपने देखे होंगे कि जो प्रसाद पर्यंत बोले जाते हैं। यहाँ पद की संरक्षा है, यानी पदच्युत नहीं किया जा सकता उन्हें पद से उनकी अवधि के बीच में हटाना मुश्किल है, हटा नहीं सकते हैं। हालांकि हटाने की प्रक्रिया हो सकती है, जैसे महाभियोग वगैरह से उनको हटा सकते हैं। हटाने के लिए आर्टिकल 124(4), हालांकि 124(5) भी इसमें जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 124(4) में आप जाएंगे तो महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है कदाचार और असमर्थता के आधार पर। और 124(5) को देखेंगे तो कदाचार बहुत ही एलोब्रेट किया गया है, उसको पढ़ेंगे, जब हटाने की प्रक्रिया में आएंगे, महाभियोग के बारे में बात करेंगे तो इसका, जब उस लेक्चर में होंगे तो इसका डिटेल करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको कह सकता हूं कि न्यायाधीश जो होते हैं, जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं, उनको हटाने के, उनकी पद अवधि की संरक्षा की गई है, और उनको हटाना अगर होता है तो उसका एक संवैधानिक तरीका है, आर्टिकल 124 और 124(5) में विस्तृत तरीके से पढ़ा जा सकता है। यह कदाचार और असमर्थता के आधार पर माना गया है। लेकिन मैं यहाँ पर एक स्पष्ट दूसरी बात आ गई कि उनकी पद अवधि के दौरान, यानी कि न्यायाधीशों की पद अवधि की संरक्षा है, यह भी स्वतंत्रता की दिशा में एक बेहतर कदम है। तो दूसरा कदम क्या हो गया? पहला है आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। दूसरा है कि उनकी पद अवधि की संरक्षा है, यह भी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दिशा में मजबूत कदम है। ये दूसरा है, यानी पद अवधि की संरक्षा। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो पदावधि लिख सकते हैं कि संरक्षा, है ना, प्रोटेक्शन इसको बोल सकते हैं, प्रोटेक्ट किया गया है। और तीसरी बात अगर करें तो वेतन भत्ते, उनके जो वेतन भत्ते हैं उस पर विधायिका जो है मतदान नहीं कर सकती है। एक प्रकार से उनमें कोई भी तरह के अलाभकारी परिवर्तन उनके कार्यकाल में नहीं किया जा सकता। हाँ, लाभ कर सकते हैं, सैलरी बढ़ा सकते हैं, सैलरी कम नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह से न्यायपालिका के जो सुविधाएं हैं उसमें कोई कटौती नहीं कर सकते, और उनके वेतन भत्तों को लेकर के विधायिका कोई मतदान वगैरह नहीं कर सकते। चर्चा वगैरह करना हो कर लें, बट मतदान वगैरह नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विधायिका के भीतर न्यायपालिका के को लेकर के इंडिकेट करके कोई चर्चा भी नहीं की जा सकती है। हालांकि जब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो महाभियोग के कारण, महाभियोग के दौरान उस पर यह चर्चा की जा सकती है। तो एक्सेप्शनली यहाँ पर यह चीज़ की छूट है जब उन पे महाभियोग लगते हैं, यानी इनपीचमेंट, जो आर्टिकल 124 और 124(4) और 124(5) के भीतर जो मैंने बताने का प्रयास किया, उसके भीतर जब कभी चर्चा, ऐसा तो देखे होंगे, घटनाएं आएंगी 1992 वगैरह से, कुछ चीज़ें हैं। जब हम इम्पीचमेंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि किन के जजों पर इम्पीचमेंट की बात आई, कौन इस्तीफ़ा दिया, कौन हटाया भी गया कि नहीं हटाया गया, क्या घटनाएं घटी, ये अलग से मुद्दा लेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि उनके सैलरी पर, उनके भत्ते, यानी जिसको वेतन अलाउंसेस वगैरह बोलते हैं, उन पर कोई मतदान से परे है, कहा जाए तो मतदान से परे, यानी कि वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई असुविधा नहीं क्रिएट की जा सकती। हाँ, एक अपवाद है कि अगर देश में वित्तीय आपात हो तो वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है, और यह चीज़ जो है एक प्रकार से संवैधानिक है, क्योंकि देश में ही जब आर्टिकल 360 उसकी जब चर्चा अपने उसमें देखेंगे आपात की, तो जब वित्तीय आपात हो देश में तब ये चीज़ें अपवाद हो जाती हैं। नेक्स्ट फॉर्म अगर देखें तो उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है, जो अथॉरिटी है,
को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है। यानी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को संसद बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है। यह भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की दिशा में उठाया गया बेहतरीन कदम है। यानी कि अधिकारिता को घटा नहीं सकते हैं, अथॉरिटी को घटा नहीं सकती है, संसद बढ़ा सकती है। यह भी स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए एक आवश्यक उपबंध समझ सकते हैं। और स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हैं ना, कि न्यायपालिका की एकदम तटस्थ और मजबूत और बहुत ही सारगर्भित जनहित में जो निष्पक्षता है उसका कायम होना। और नेक्स्ट अगर फॉर्म में बात करें, नेक्स्ट यानी पांचवा आएंगे, किसी भी न्यायाधीश को अपने कर्तव्य पालन को लेकर के किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं कर सकते। ये बात मैं उसके साथ बोल दिया था, तो लेकिन इसके क्लास के तौर पे देखें तो किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर यानी कि उसके कार्य के दौरान, कर्तव्य पालन के दौरान कोई भी न्यायपालिका में जो किया उसकी चर्चा संसद में नहीं कर सकते, कोई आलोचना नहीं कर सकते, किसी तरीके का आप कोई चर्चा ही नहीं कर सकते। मिला जुला कर कहने का मतलब किसी भी प्रकार की कोई चर्चा आप नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ है कि उन पे जो उनके कार्य करने की शैली है, जो उनके कार्य करने का जो एक निपुण और दक्ष मापदंड है, उसका भी परिपालन कमोबेश बहुत ही स्पष्ट रूप से संभव होता है। एक लास्ट मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने अब तक 4-5 आपको बता दिया। लास्ट बताना चाहूँगा कि अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, देता ही है निर्णय, और उसके निर्णय उसके आदेशों का अवमान होता है, जिसको आप तो वो कंटेम्प्ट कर सकता है। कोड ऑफ कंटेम्प्ट आपने समझा है ना, अवमान का अधिकार है उसके पास। अगर न्यायालय के अवमान के लिए उसको यानी न्यायालय की अवमानना आप करते हैं तो उसे दंड देने की शक्ति मिली हुई है। उच्चतम न्यायालय ऐसा आर्टिकल 129 में और जबकि उच्च न्यायालय आर्टिकल 215 में ऐसा दंड दे सकती है। तो कुल मिलाकर के इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायाधीशों की आलोचना नहीं की जा सकती है, न्यायालय की आलोचना नहीं की जा सकती है, किसी निर्णय किसी आदेश का अनुपालन नहीं कोई करता है। तो इस तरीके से न्यायालय को एक आखिर में, जिसको आधा दर्जन में बता रहा हूँ तो छठे में, उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एंड 215 आप देखेंगे उच्च न्यायालय में निहित है। तो कुल मिला कर के न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए ये जो 6 पॉइंट हैं, जो कि संविधान के अंतर्गत अलग अलग मापदंडों के निहित मापदंडों में आप इनको देख सकते हैं। और इनसे यह स्पष्ट है कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की चाहत में कितना बड़ा एक काम किया गया है। आर्टिकल 50 से लेकर के यानी पहला जो प्रारूप से लेकर आखिर तक अपने आदेशों के अनुपालन न होने की स्थिति में दंड देने के प्रावधान तक न्यायालय को पूरी तरह समुच्च बनाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, इससे जुड़े हुए जो संदर्भ हैं, उनको जोड़ करके आप आगे भी इसको जोड़ के पढ़िएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इसका आवश्यकता। अगले लेक्चर में इसी तरीके का दूसरा एक कड़ीबद्ध एक संदर्भ रहेगा। तो आज यहीं पर थैंक यू वेरी मच।